मैं बड़ी ही बेचैनी से अपनी माँ के काम पर जाने का इंतज़ार कर रहा था ताकि सच में मैं जान सकूँ। जब तक मुझे हकीकत का पता नहीं हो जाता मैं सुकून से नहीं मिलता। और मुझे मालूम भी नहीं था कि मैं जो सोच रहा हूँ क्या वाक़ई वह सच था या महज़ मेरा वहम। 12 बजने को आए थे पापा तो काम पर चले गए थे। वह रात को देर से आते थे। अब मैं कब से इस बात का इंतज़ार कर रहा था कि कब माँ जाती है। दिन सर पर चढ़ाया था, सारे घर में खामोशी का राज था। माँ जल्दी-जल्दी घर की सफाई कर रही थी। मैं खामोशी की वजह से घर में सिर्फ चिड़ियों की चहचहाट और झाड़ू की आवाज़ गूंज रही थी। कल रात आने वाले तूफान की वजह से सारे घर में मिट्टी से अटक गया था और सारा घर पेड़ पत्तों से भरा था। माँ को काम पर जाने की जल्दी थी। वह जितना जल्दी जाने की कोशिश करती उतना ही लेट हो जाती। मेरी सौतेली बहन मानसी जो माँ के पहले पति की से थी वह भी माँ का हाथ बटा रही थी। वह भी माँ की तरह बिल्कुल खामोशी से काम कर रही थी। दोनों माँ बेटी एक ही मिजाज का था। वह दोनों चुपचाप बिना ज़रूरत के नहीं बोलती थी। माँ को ख़त्म हो गया था काम। अब माँ चली गई। उनके जाते ही मानसी अंदर से तेल की बोतल लेकर आ गई और मुझे इशारे से अपने पास बुलाया और मैं चुपचाप आकर बैठ गया। मैं 16 साल का था जब मैं अपनी बहन घर पर अकेले होते तो बहन बोलती कि जाओ तुम्हारे सर पर तेल की मसाज कर दूं। जैसे ही वो तेल मेरे सर पर लगाती मुझे गहरी नींद आ जाती। शुरू में तो मुझे लगा कि शायद मालिश की वजह से मुझे सुकून मिलता है जिसके कारण मैं सो जाता हूँ, मगर एक चौंका देने वाली बात थी जो मुझे बहुत परेशान कर रही थी। इस बात का जिक्र मैंने किसी से नहीं किया कि सब मुझे पागल समझते। जब मेरी आँख खुलती तो मेरा कपड़ा बदला हुआ होता। ऐसा लगता जैसे किसी ने मुझे नहलाया हो, मेरा कपड़ा बदली कर दिया हो। लेकिन मैं तो सो जाता था। पहल-पहल मैंने इस बात पर अपना वहम समझा, मगर जैसे-जैसे मेरे दिन गुज़रते गए मेरा यकीन पक्का होता गया। मुझे नशे का दवा देकर बेहोश किया जाता था और जब मैं उठता तो मेरे कपड़े बदले हुए होते। कई ऐसे कैसे हो सकता था जब मैं घर में हम दोनों भाई-बहन के अलावा कोई नहीं होता और न ही कोई आता-जाता था। मेरी बहन मानसी तो ऐसी हरकत नहीं कर सकती, तो फिर कौन था जो ऐसा कर रहा था। मैं जब-जब अपनी बहन को इस बात का ज़िक्र करता तो बहन मुझे पैसे देकर चुप करवा देती और कहती तुम नहाकर यही कपड़े पहनकर सोए थे, तुम बातें भूलने लगे हो, लगता है तुम्हारा दिमाग कमज़ोर हो गया है, डॉक्टर को दिखा कर आओ। बहन की बातें मुझे गुस्सा दिलाती थी, मगर वक़्त चुप करके रह जाता था। मेरी बहन मानसी रोज़ ऐसी ही कोई ना कोई बात करके मुझे चुप करवा देती, मगर मैं अब बच्चा नहीं रहा था जैसे कोई खिलौना या खाने की चीज़ देकर बहलाया जा सके। मैं जवानी में कदम रख रहा था और यह बात मुझे सख्त परेशान करती थी। मेरी बेहोशी में कोई तो है जो मेरे कपड़े बदली करता है। मैं तो बहुत शर्मीला लड़का था। मैं बचपन से भी कभी किसी के सामने कपड़े बदली नहीं करता था। अब तो मैं जवान हो चुका था। उस दिन मेरे मसाज करने वाले तेल बदल दिया और जब मेरी बहन मेरे सर मसाज करने लगी तो मैंने सोने का नाटक किया। अभी 5 मिनट ही हुए थे कि मेरी बहन ने मुझे आराम-आराम से पहले नीचे लिटाया और फिर बाहर चली गई। इसका मतलब मेरा शक सही निकला। तेल से ही कोई दवा मिलाई गई थी जिसको लगाते ही मैं बेहोश हो जाता था। मुझे देर बाद मेरी बहन मानसी कमरे में वापस आ गई। उसके साथ कोई और भी था। आँखें बंद करने की वजह से मैं उसे देख नहीं पाया। उसने आते ही मेरा कपड़ा बदली किए। मुझे बहुत शर्म आ रही थी। कोई बच्चा तो था नहीं जो कोई और मेरा कपड़ा बदली करता। मेरा दिल कर रहा था कि अभी उठ जाऊँ, मगर मैं यह देखना चाहता था कि मेरी सौतेली बहन मेरे साथ क्या करना चाहती है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरा दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। मुझे मालूम नहीं था कि मेरे साथ क्या होने जा रहा है। मुझे यह देखना था कि आखिर मानसी मेरे साथ करना क्या चाहती है। मैं कबूतर की तरह आंखें बंद कर पड़ा रहा। मुझे बहुत अफ़सोस हो रहा था कि अपनी बहन पर जो मुझे बेहोश करके जाने के मेरे साथ क्या करती थी। अब जब मैं सब जानने का फ़ैसला किया था तो मुझे हिम्मत करनी थी। आने वाले वक़्त में डर से दिल ही दिल में मैं ऊपर वाले के दुआएँ कर रहा था। मेरी परेशानी बढ़ गई थी। मुझे लगा कि किसी ने मुझे उठाकर बेड पर सुलाया है। मेरे साथ यह क्या करने वाले थे? कोई मुझे बताने वाला नहीं था। मुझे ऐसा लग रहा था ज़रूर
मेरे साथ कोई गलत हरकत होने वाली है। यह सोच सोच कर मेरी हालत बुरी होती जा रही थी। अचानक कोई मेरे करीब आया और मुझे छूने लगा। इससे पहले कि मेरे साथ कुछ गलत होता, मैंने अपनी आंखें खोल दी। अपनी बहन पर जब मेरी नज़र पड़ी तो उसको इस हालत में देखकर, मेरे कपड़ा देखकर मुझे लगा, यह देखने में पहले मैं मर क्यों नहीं गया। यह मेरे लिए डूब मरने वाली बात थी। मेरा दिल कर रहा था कि मैं सब कुछ ख़त्म कर दूं। मानसी का ड्रेस देखकर मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, मगर उसके बाद जो हरकत मेरी बहन ने मेरे साथ की उससे होश उड़ गए। क्योंकि मेरा नाम अनीस है, हम लोग बहुत गरीब थे। मैंने जब आंखें खोली तो मेरी माँ इस दुनिया में नहीं थी। मेरी माँ मुझे जन्म देते ही इस दुनिया से गुजर गई थी। और जब मैंने होश संभाला तो मैं खुद को ममता के साए में पाया। जो मुझे मालूम नहीं था कि माँ क्या होती है। मेरे बाप ने जिस हद तक मुमकिन हो सका मुझे प्यार दिया, मेरा ख्याल रखा। माँ बाप दोनों बनकर मुझे पाला पोसा। जो खुद काम पर जाते तो मुझे बुआ के पास छोड़कर चले जाते, मगर बुआ के बच्चे बहुत चालाक थे। बात बात पर हाथापाई पर उतर आते। पापा जब काम से वापस आते तो रोज़ मुझे नई चोट लगी होती और बुआ पापा के सामने शर्मिंदा हो जाती। कसूर बुआ का भी नहीं था, वो कामकाज में व्यस्त होती, फिर भी बार बार आकर अपने बच्चों को बोलती, खबरदार जो किसी ने अनीस को मारा। मगर उनके बच्चे उनकी बात कहाँ सुनते थे। वो मुझे बहुत मारते थे, मेरा मजाक उड़ाते थे, मुझे बहुत तंग करते थे। पापा इसी वजह से बहुत परेशान रहने लगे थे। कभी किसी बुआ के घर तो कभी किसी मौसी के घर छोड़कर जाते। ऐसे उन्हें बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता। सबने पापा को समझाया कि दूसरी शादी कर ले। पापा ने कहा, दूसरी शादी उसी सूरत में करूँगा जो लड़की मेरी तरह की हालत से गुजरी हो, ताकि मेरी परेशानी समझ सके। तभी बुआ ने पापा की शादी अपनी एक नंद से करवाई। वो एक विधवा औरत थी। उसके पहले पति से एक बेटी थी जो मुझसे उम्र में 5 साल बड़ी थी। उसका नाम मानसी था। वो दोनों माँ बेटी चुप चुप रहते थे। ऐसा लगता था जैसे वो दोनों हालात की चक्की में बुरी तरह से पिस कर आई हो। अपनों के बदसलूकी बर्दाश्त करते करते दोनों माँ बेटी पत्थर बन गई थी। मेरी सौतेली बहन ने बहुत तकलीफ़ें देखी थी। जब मेरी सौतेली माँ का पति मर गया था तो सास ने उन पर बहुत जुल्म किया था। रिश्तेदार तो वैसे भी बुरे वक्त में साथ छोड़ देते हैं, और अपने घर वालों ने उनका साथ नहीं दिया। मजबूरन वह दूसरी शादी के लिए राजी हो गई। मेरे पापा बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने सौतेली बेटी को खुद दिल से स्वीकार किया, बल्कि अपनी बेटी ही माना। पापा ने सौतेली माँ से कहा, तुम अनीस की माँ बन जाओ, मैं मानसी का पिता बन जाता हूँ। जब पापा की शादी सौतेली माँ से हुई थी तो उस वक्त 4 साल का हो चुका था। पापा की दूसरी शादी से यह हुआ कि मुझे किसी के घर नहीं जाना पड़ता था। मैं अपने घर में मज़े से खेलता घूमता फिरता रहता। सौतेली माँ मुझे नहीं डांटती थी, मुझसे प्यार करती थी। सौतेली बहन भी मुझसे प्यार करती थी। मानसी के रूप में मुझे बहन मिल गई थी। अब पापा भी आराम से काम पर चले जाते, उन्हें पीछे मेरी फिक्र नहीं होती। मैं भी शरीफ बच्चा था, सौतेली माँ और बहन के बिल्कुल तंग नहीं करता, इसीलिए उन्हें किसी किस्म की मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता था। यूं ही तेजी से गुजरता गया वक्त, मगर हमारे घर के हालात जो पहले से कुछ अच्छे नहीं थे, ऊपर से पापा जिस कारखाने में काम करते थे वह भी बंद हो गया। हम सब बहुत परेशान रहने लगे। मजबूर होकर माँ ने घर में सफाई का काम शुरू कर दिया और पापा पेट्रोल पंप पर काम करते थे, मगर तनख्वाह कम होने की वजह से हालात खराब से खराब होते जा रहे थे। वह नौकरी छोड़कर घर पर नहीं बैठ सकते थे। अगर घर पर बैठ जाते तो भूखों का सामना करना पड़ता। मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था, मगर फीस न देने की वजह से मैं स्कूल नहीं जा रहा था, जबकि बहन मैट्रिक करके घर बैठी थी। पापा और सौतेली माँ बाहर चले जाते, मैं घर पर रहता, क्योंकि सौतेली बहन घर पर अकेली होती। पापा माँ बोलकर जाते कि घर पर रहना, जवान लड़की घर पर अकेली है, लोगों का भरोसा नहीं। जैसे ही पापा माँ बाहर से आते तो मैं सौतेली बहन कहती कि अनीस, तुम्हारे बाल खराब हो रहे हैं, आओ मैं तुम्हारे सर पर तेल की मालिश करती हूँ। मैं खुश हो जाता और सौतेली बहन के सर पर तेल की मालिश करवाता। अब ऐसा रोज होने लगा। मानसी बोलती थी कि 2 हफ्ते रोज मैं तुम्हें ऐसे ही मालिश करवानी होगी, फिर तुम्हारे बाल अच्छे हो जाएंगे। मेरे लिए यही खुशी की बात थी कि मानसी मेरे साथ बहुत अच्छी थी, वरना जैसे जैसे वह बड़ी हो रही थी जा रही थी, ऐसा लगता था हर वक्त किसी गहरी सोच में गुम है या उसे कोई परेशानी हो। मेरे कोई दोस्त
भी नहीं थे जिसके साथ मैं खेलता। मेरे दोस्त स्कूल में हद तक ही साथ थे। मेरी सौतेली बहन मेरे सर में मालिश करती तो मुझे एक सुकून मिलता और मैं नींद की आबादी में उतर जाता। लेकिन हैरत की बात यह थी कि तेल की मालिश करवाने के बाद 3-4 घंटे में सोया रहता और जब नींद से जागता तो ऐसा लगता कि मैं सोकर नहीं उठा बल्कि बेहोश था। मुझे भी कुछ याद नहीं रहता था। जब मैं अपने बिस्तर पर आकर लेट जाता तो हैरत वाली बात यह थी कि मेरे कपड़े बदले हुए होते। मैं सौतेली बहन से पूछता कि मेरे कपड़े कौन बदलता है तो वो इस बात को टाल जाती। मुझे मेरे घर वालों के जवाब नहीं मिलते। एक दिन मैं किसी परेशानी में छत पे टहलने लगा, इसी बारे में सोचने लगा था जब अचानक मेरी नज़र उस जोड़े पर पड़ी जो सुबह मैंने पहना हुआ था। वह गीला था, साफ लग रहा था, कुछ देर पहले ही धोकर सुखाने के लिए लिटाया गया था। लेकिन वहाँ पर और कपड़े टंगे हुए नहीं थे, सिर्फ मेरा ही जोड़ा टंगा हुआ था। माँ तो घर पर थी नहीं। जाहिर सी बात है मानसी ने मेरे कपड़े धोकर सुखाने के लिए लटकाए थे। मगर मैंने इस बात का जिक्र सौतेली बहन से नहीं किया। अब यही रोज का काम हो गया था। मैं छत पर जाता, मेरा जोड़ा तेल लगने के पहले पहना होता वह धुलकर छत पर लगा होता होता। यही मेरा दिल में शक पैदा हुआ कि आखिर ऐसी क्या वजह थी। मेरी सौतेली बहन झूठ क्यों बोलती थी, मुझसे क्या छुपा रही थी। मैंने कपड़े कौन बदली करता है और क्यों करता है, यह बात मुझे बहुत परेशान कर रही थी। फिलहाल इतना तो मैं जान गया था कि इस तेल में ही कुछ ऐसा है जिसको लगाने पर मैं बेहोश हो जाता हूँ। अब मैं बाजार में दूसरा तेल लेकर आ गया और सबसे छुपकर घर वाले तेल की दूसरी बोतल में डालकर बाजार वाला तेल उसमें अंदर डाल दिया ताकि मेरी सौतेली बहन मुझ पर शक ना हो। आज सच सुनकर सामने आने का वक्त आ गया था। सौतेली बहन से भी मेरा दिल खट्टा होता जा रहा था। मैंने भी अब उससे ज़्यादा बात करना छोड़ दिया था। सच यह था कि मैं डिप्रेशन में जा रहा था। जब तक यह मैंने खुद ही सुलझा लेता मुझे चैन नहीं मिलता। आखिरकार माँ का काम ख़त्म हुआ और जब माँ काम पर चले गए तो रोज़ की तरह सौतेली बहन मुझे बोली, अनीस तुम्हें तेल लगाने का वक्त हो गया है। मैं चुपचाप नीचे बैठ गया जबकि सौतेली बहन चारपाई पर बैठकर मुझे तेल की मालिश करने लगी। मैंने थोड़ी देर बाद ऐसा दिखाया जैसे मैं सो गया हूँ मगर मैं जगा रहा था। मेरी सौतेली बहन मुझे आवाज़ दी और मेरा गाल पर थपथपाया। जब उसे पक्का यकीन हो गया कि मैं बेहोश हो गया हूँ तब मेरी सौतेली बहन मुझे आराम आराम से ज़मीन पर लिटा दिया और शायद खुद बाहर चली गई। तभी बाहर का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और कदमों की चाप मुझ तक आती हुई महसूस हुई। मैं समझ गया कि वहाँ पर कोई भी था। सौतेली बहन अकेली नहीं थी। वह सोचकर मुझे ज़्यादा डर लगने लगा। मेरे सारा वजूद मुझे ठंडा होता हुआ महसूस हुआ। ऐसा तो मैंने सोचा भी नहीं था घर के बाहर का शख्स भी इस खेल में शामिल होगा। मगर यह महज हो सकता है। मुझे उठाकर किसी गाड़ी में लिटाया गया। मेरे लिए एक एक बात चौंका देने वाली थी। पहले बाहर में कोई शख्स अंदर आया, अब यह गाड़ी, यह क्या चक्कर है। अब धीरे धीरे मेरी आवाज़ आ रही थी। मेरी सौतेली बहन बोल रही थी, जल्दी करो, हमें पहले ही काफ़ी देर हो चुकी है। इससे पहले कि पापा घर वापस आ जाएं हमें वापस लौटना है। सौतेली बहन बात सुनकर मुझे डर लगने लगा। मुझे महसूस वो नहीं मेरे साथ क्या होने वाला है। मेरी परेशानी बढ़ती जा रही थी। जब गाड़ी किसी जगह आकर रुक गई मुझे कुछ लोगों ने स्ट्रेचर पर डाला और मुझे कहीं ले जा रहे थे। बहुत डर गया था। ऐसा लग रहा था किसी अस्पताल ले जाया गया है। मेरे साथ जाने का क्या होने वाला था। मेरा कोई गुर्दा वगैरह बेचने वाले तो नहीं थे। अचानक तो ऐसा कुछ भी कैसे सामने आ रहे थे। लोग बेहोश करके उनके गुर्दे वगैरह निकाल कर करोड़ों में बेच देते हैं। अगले इंसान को मालूम भी नहीं हो पाता कि उसके साथ क्या हो चुका है। मुझे एक जगह लाकर रोक दिया गया। वहाँ पर काफ़ी शोर था। मुझसे अब सब्र नहीं हुआ। मैंने आंखें खोल दी और एकदम खड़ा हुआ। यह मुझे देखकर चुप हो गए। ऐसा लगता था सबको सांप सूंघ गया। मेरी नज़र जब मेरी सौतेली बहन पर गई तो उसका ड्रेस और हुलिया देखकर मुझे गुस्से से पागल हो गया। किसी भी भाई को अपनी बहन का इस हुलिया में देखना शर्म के डूब मरने वाला
बात थी। मेरी बहन ये रूप देखकर मेरी आँखें लाल हो गई। शुरू में तो मुझे लगा कि किसी कोठे पर आ गया हूँ, वह किसी कोठे का नक्शा पेश कर रही थी। मेरी सौतेली बहन अब डर रही थी, डर उसकी आँखों में साफ नज़र आ रहा था। उसका सच जानकर अब सौतेली बहन मेरे आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और बोली, मैं तुम्हें सब बताती हूँ, यहाँ कोई तमाशा ना करना, यहाँ ड्रामे की शूटिंग हो रही है। तभी मेरी नज़र आकाश पर पड़ी, जो मुझे देखकर समझ गया कि मेरी सौतेली बहन से के साथ मिला हुआ है, क्योंकि वहाँ पर खड़े बाकी सारे चेहरे मेरे लिए अजनबी थे। यहाँ एक स्टेज ड्रामा चल रहा था, जिसमें मेरी सौतेली बहन तवायफ बनी हुई थी और मेरी बहन का बीमार भाई, जो किसी बीमारी की वजह से बेहोश होता है। उस वक्त मेरी सौतेली बहन ने बताया कि वह अपने हालात से, गरीबी से तंग आ गई थी। वह घर वालों की परिस्थितियाँ उनसे देखी नहीं जाती थी। वह शादी की उम्र हो गई थी, मगर जहाँ पर खाने के लाले पड़े हों, वहाँ शादी का खर्चा कहाँ से पूरा होता। बहन ने बताया कि वह अपने मोहल्ले के लड़के आकाश को पसंद करती है और स्टेज ड्रामों में काम करता था। उसने मेरी बहन को समझाया कि तुम भी साथ चलो और स्टेज ड्रामा करो, कोई भी तुम्हें नहीं पहचानेगा और तुम्हें अपने काम के पैसे भी मिल जाएंगे। तुम खुद ही अपनी शादी के लिए पैसा जमा कर लोगी। मेरी सौतेली बहन ने रोते हुए बताया कि शूटिंग के दौरान मेरी सौतेली बहन ने डायरेक्टर साहब को एक ऐसा लड़का चाहिए था जो मरीज का किरदार अदा कर सके। वो ड्रामे में तुम्हारा भाई बना होगा। ड्रामे में यही दिखाना होगा कि तुम अपने बीमार भाई की वजह से तवायफ बनने पर मजबूर हो गई हो। तभी मेरे दिमाग में धमाका हुआ। मैंने आकाश से बोला कि हम वैसे भी तो अनीश को बेहोश करते हैं, तो क्यों ना हम उससे ही यह काम करवाएं। वह तो वैसे भी बेसुध होकर पड़ा होता है। हम डायरेक्टर साहब को यही कहेंगे कि वाकई में मेरा भाई बीमार है और आप इस रोल में रख लें, ताकि आपको पैसे मिल जाएंगे और इसके हिस्से में मिलने वाले पैसे हम अपनी शादी के लिए जमा करेंगे। आकाश को मेरी बात बहुत पसंद आई। हमने डायरेक्टर से यह बात की तो वह राजी हो गए, क्योंकि वो एक नरम दिल इंसान थे। अब आकाश तुम्हारे कपड़े बदली करता था और हम डायरेक्टर की शूटिंग वाली कार लाकर तुम्हें ले जाते, क्योंकि कुछ दिन से सब यही चल रहा था। फिर तुम्हें शक होने लगा, मगर वापसी पर हमारे पास इतना वक्त नहीं होता कि तुम्हें फिर से वही कपड़े पहना दें, क्योंकि माँ के आने का वक्त हो जाता था। इसीलिए आकाश जल्दी चला जाता था। मगर आज अचानक से तुम्हें होश आ गया। यह तेल की बेहोशी की दवा मिलाई वाला आइडिया भी मुझे आकाश ने दिया था। मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें बेहोश किया। अगर तुम होश में होते तो यह सब पापा माँ को बता देते, तो वह मुझे कभी इस ड्रामे में काम करने की इजाज़त नहीं देती। पापा मेरी शादी के लिए बहुत परेशान है। मैं पापा पर बोझ कम करना चाहती थी। मेरा सगा बाप न होते हुए भी उन्होंने मुझे प्यार दिया, इज्जत दिलवाई, मुझे किसी ऐसा नहीं होने दिया। मैं अनाथ हूँ। मैं उनके साथ कुछ भी कर तो नहीं सकती, कम से कम मैं उनका बोझ तो कम कर सकती हूँ। मेरी सौतेली बहन बातें सुनकर मुझे काफ़ी दुख हुआ। सच में उसकी शादी की उम्र हो गई थी। वह तकरीबन 22 साल की हो गई थी। अगर उम्र थोड़ी बढ़ जाए तो रिश्ते मुश्किल से मिलते हैं। गरीब लोगों की दिक्कतें भी ज़्यादा होती हैं। बगैर दहेज के कोई गरीब की लड़की की शादी के लिए राजी नहीं होता। मैंने कहा, दीदी आप यह सब तुम मुझे क्यों बता रही हो? माँ पापा को भी शामिल ले सकती थी, वह तुम्हें मना नहीं करते। मैंने दीदी को समझाना चाहा, लेकिन बहन बोली, नहीं मेरे भाई, तुम नहीं समझते। माँ पापा कभी मुझे यह काम नहीं करने देते, मैं उन्हें जानती हूँ। मगर पापा को सिर्फ इतना पता चले कि मैं काम करना चाहती हूँ तो पापा बहुत उदास हो जाएंगे। वह बहुत कमज़ोर दिल के मालिक हैं, इसीलिए मैंने उन दोनों को नहीं बताया। अब तुम भी उनको यह बात मत बताना, वरना तुम्हें बहुत बुरा लगेगा। आकाश ने मुझे कहा, तुम भी तुम्हारे साथ काम करो और माँ बाप का सहारा बनो। तब मैं भी राजी हो गया। मैंने अपनी सौतेली बहन से वादा किया कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। माँ पापा भी घर आ गए। मेरी बहन ने खाना बना लिया था। हमने साथ मिलकर खाना खाया। इस दौरान यहाँ वहाँ की छोटी मोटी बातें होती रही। फिर कुछ दिनों बाद मुझे एक कंपनी में नौकरी मिल गई। मैंने ड्रामों वाला काम छोड़ दिया और मैं वहाँ दिल लगाकर काम
काम करने लगा। पापा अक्सर बोलते थे कि मुझे मेरे बच्चों पर गर्व है। मेरी बहन थोड़ी शर्मिंदा हो जाती मगर मैंने उसे हर मोड़ पर हौसला दिया। फिर एक दिन मेरी सौतेली बहन ने भी वह काम छोड़कर घर में ट्यूशन सेंटर बना लिया। अब हमारे घर के हालात काफ़ी बेहतर हैं। जब आकाश का रिश्ता बहन के लिए आया तो सब खुश हो गए। आकाश भला लड़का था, किसी को भला क्या एतराज़ हो सकता था। मैंने भी पापा से कहा दिया इस रिश्ते के लिए आकाश अच्छा लड़का है। पापा ने हाँ कर दिया। हमने अपनी हैसियत के मुताबिक खर्चा करके बहन की शादी कर दी। अब बहन खुश थी, उसकी खुशी में हम खुश थे। हम हर बात सब बताते जाएं। अपने वक्त को अच्छे बनाने के लिए कुछ बातें दिल में रखनी पड़ती है जिससे किसी की भलाई होती है। अक्सर अपने घर वालों के प्यार की खातिर बहुत सी बातों पर पर्दा रखना पड़ता है। इसीलिए आज तक मैंने पापा को पता नहीं लगने दिया कि सौतेली बहन और आकाश के मेरे साथ क्या हरकत की थी। आकाश ने भी वह काम छोड़कर अपने किराने की दुकान बना ली और वह उसी में खुश है और आज हमारे हालात बहुत अच्छे हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आपके लिए मैं ऐसी ही कहानियाँ लाती रहूँगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।